Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So, guys, first of all, I wish you all a very happy Diwali. आप सब लोग सोच रहे होंगे इतना लेट कैसे। तो चूंकि क्लासेस पहले बंद थी तो अब जैसे ही क्लासेस रीस्टार्ट हो रही हैं तो उसी दिन को हम जैसे पहले दिवाली के 2 दिन बाद में हम स्कूल में आते थे, मैं आपको दिवाली विश करता था, तो वैसे ही आज जब क्लासेस रिस्टार्ट हो रही हैं सो आई एम विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आई विश आपने दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। देयर वाज अ लॉट ऑफ फन, देयर वाज एट ऑल लॉट ऑफ हैप्पीनेस ऑन दैट डे फॉर यू एंड योर फैमिली। इन सब के अलावा इन द लास्ट वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट राइज ऑफ हिटलर। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने सिलेबस को काफ़ी हद तक छोटा कर दिया है। उसमें जो सेकंड चैप्टर उसके बहुत से पॉइंट्स को रिमूव कर दिया गया। जो रिमेनिंग पॉइंट्स हम उनका डिस्कशन कर रहे हैं एंड इन दैट वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिलेटेड विद राइज ऑफ वाइमर रिपब्लिक। सो इन द लास्ट वन वी वर डिस्कसिंग about the rise of Weimar Republic. Okay, so establishment of Weimar Republic was after the end of First World War. 1914 से 1918 तक First World War रहा था, and after the end of this First World War, Germany got a defeat. Okay, two nations were there. Allied nations or Axis nations. Okay, so Axis nations were led by Germany and Austria. Okay, and here Germany got a defeat in this First World War. और यहाँ इस defeat के बाद Versailles Peace Treaty was signed. Okay, and according to this Versailles Peace Treaty, Germany was declared as a democratic nation. and यहाँ पे जर्मनी को एक डेमोक्रेटिक नेशन माना गया। रिपब्लिक का एस्टैब्लिशमेंट जर्मनी में होता है। and along with that Germany was forced to pay reparation, or we can say that war remuneration. ओके, यानी सिंपल से वे में हम ये कहें कि जो जीतने वाले राष्ट्र थे, मतलब जो अलाइड नेशंस थे, इंग्लैंड, अमेरिका, तो जो अलाइड नेशंस थे, जीतने वाले जो राष्ट्र थे उसमें रशिया भी पहले शामिल था। 1917 के लास्ट में रशिया आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इस वॉर से अलग हो गया था। ओके, सो यहाँ पे अलाइड नेशंस जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी खर्चा, जो भी नुकसान इनको यहाँ पे हुआ था बिकॉज ऑफ दिस वॉर, दैट शुड बी पेड बाय जर्मनी, और जर्मनी के ऊपर वॉर रिमनरेशन अमाउंट डिसाइड किया गया था। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग जो जर्मनी के जो नेबरिंग कंट्रीज थी, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रांस, इन्होंने अपनी सेना जर्मन लैंड में डिप्लॉय कर दी एंड हियर दे डिसाइडेड टू retain the capturing of that particular place until the payment of the amount, यानी जो remuneration amount है उसके पेमेंट तक वो वहां अपनी सेना रखेंगे। ऐसा एक प्रपोजल इस पीस ट्रीटी में बनाया गया था, यानी यहाँ पे डिसाइड किया गया था। ये सिंपल सा भी पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं अबाउट द राइज ऑफ वाइमर रिपब्लिक एंड द सिचुएशन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद द इफेक्ट ऑफ वॉर। वैसे हम इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन to correlate this video with the previous video, here we are going to discuss this point again in briefly इसको फिर से डिस्कस करते हैं। effect of the war, तो effect of the war क्या था on the world and on Germany? So guys, इस war का एक devastating impact था। okay, this first world war had a devastating impact on the यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यानी बहुत ही खतरनाक इंपैक्ट इसका होता है। और इसकी वजह से
इस डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट की वजह से यूरोप जो एक कॉन्टिनेंट था, कैसा कॉन्टिनेंट, यूरोप दैट वाज अ कॉन्टिनेंट एज अ क्रेडिटर। ओके, तो आप सबको पता ही होगा इंडिया में यूरोपियंस आए थे, ओके, पोर्टुगीज, स्पेनिश, ब्रिटिशर्स, फ्रांसिस, तो ये सारे यहाँ पे ट्रेडर्स के रूप में आते, व्यापारी के रूप में आते, और यहाँ पे मतलब आप ये कह सकते हो कि लगभग कॉन्टिनेंट्स के साथ में यूरोप का ट्रेडिंग रिलेशन था। सो इट मींस वी कैन से दैट यूरोप वाज अ वेरी रिच नेशन। तो यहाँ पे यूरोप क्रेडिटर था, यानी अलग अलग कंट्रीज में जाकर के लोग इन्वेस्ट करते थे, यहाँ के लोग जो है वो धन पैसा उधार देते थे। बट आफ्टर द एंड ऑफ दिस वॉर यूरोप कन्वर्टेड इनटू अ डेब्टर, यानी जो पहले क्रेडिटर था अब वो डेब्टर हो गया। मतलब सीधी सी बात है कि पहले जो पैसा उधार देता था वो उधार मांगने लग गया, यानी यूरोपियन कंट्रीज अब खुद पैसा उधार लेकर के इन्होंने इस वॉर को लड़ा था। स्पेशली अमेरिका, अमेरिका वाज द कंट्री हु प्रोवाइडेड लोन्स टू दीज कंट्रीज फॉर द वॉर, यानी युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका ने इन कंट्रीज को लोन दिया था। तो ये डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट था। इसके अलावा जर्मनी जो है, जर्मनी को सबसे बड़ा नुकसान इस वॉर की वजह से हुआ था। अलोंग विद द वॉर कैजुअलिटीज जर्मनी हैड टू पे वॉर रिमेंबरेशन। वॉर रिमेंबरेशन पे करना जर्मनी के लिए सबसे बड़ा नुकसान था। ओके, तो यहाँ पे ये इफेक्ट ऑफ द वॉर हमने डिस्कस वैसे कर लिया था, बस इसको कोरिलेट करने के लिए हमने फिर से डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। ओके, दैट इज पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। गाइस, जब भी बात आती है राइज ऑफ हिटलर, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो दो चीजों का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्साइल पीस ट्रीटी यानी वॉर रिमेंबरेशन, एंड सेकंड पॉइंट इज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक क्राइसिस। Okay, so as we discussed that the birth of the Weimar Republic was after the end of the First World War. Okay, but this birth of Weimar Republic was related with the birth of Spartacist. Okay, यानी यहाँ पे सॉरी Spartacist sorry the birth of Weimar Republic was with Spartacist. Okay, so birth of Weimar Republic was with Spartacist. अब ये Spartacist क्या थे? Actually they were like the Bolsheviks. Okay, as the Bolsheviks were there in Russia. तो जैसे ही वाइमर रिपब्लिक का जन्म होता है उसके साथ में एक नई विचारधारा भी जन्म लेती है, and that is related with the Spartacist League. Okay, like the Bolsheviks in Russia. तो जैसे रशिया में बोल्शेविक्स थे वैसे ही जर्मनी में स्पार्टासिस्ट का जन्म होता है along with the Weimar Republic. Okay, and in this way Soviets were formed in many cities. Okay, Soviets were formed in many cities in Germany. यानी बोल्शेविक्स या स्पार्टासिस्ट, बोल्शेविक विचारधारा कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने वाले जो स्पार्टासिस्ट लीग थी उसकी वजह से बहुत से सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड लेबरर्स वर फॉर्म्ड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये सोवियट्स क्या होते हैं? सोवियत का सिंपल सा मतलब है यूनियन। ओके, सो इन दिस वे वी कैन से दैट worker and labor unions were formed with the birth of Spartacist.
तो यहाँ पे स्पार्टसिस्ट लीग एक्चुअल में जैसे रशिया में बोल्शेविक लीग बनी थी बिल्कुल वैसे ही था, मतलब ये भी रेडिकल चेंजेस को चाहते थे, मींस दे वांटेड टू चेंज द सोसाइटी रेडिकली। ये ऐसे परिवर्तन चाहते थे जिसमें कि जो रिच सेक्शन है वो उनकी पावर जो है वर्किंग सेक्शन को, लेबर सेक्शन को मिल जाए, एज वी डिस्कस एट द टाइम ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे स्पार्टसिस्ट लीग का फॉर्मेशन होता है एंड हियर because of the impact, because of the activities of this Spartacist league, workers and labor soviets or workers and labor unions were formed in many cities, and in this way the political atmosphere of Berlin was charged with the need of Soviet style, यानी इनके फॉर्मेशन की वजह से जर्मनी में भी सोवियत स्टाइल का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन इन स्पार्टसिस्ट की वजह से जर्मनी में क्रिएट होती है। बट many sections were there who were opposed of that, means those who were opposed of this Spartacist league were the socialist, the democrats and the liberalist। okay, means all were not the same। यहाँ पे socialist, democrats, liberalist or we can say that the Catholics, okay, they were there in the opposition of this Spartacist league। देखो सिंपल से में आप ये समझ सकते हैं कि स्पार्टसिस्ट लीग का मतलब है कि रशिया में जैसे बोल्शेविक पार्टी बनी थी, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, बोल्शेविक विचारधारा थी, वैसे ही जर्मनी में स्पार्टसिस्ट लीग के जो लीडर हैं वो बोल्शेविक कॉन्सेप्शन को, बोल्शेविक विचारधारा को, कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हैं और उसके बाद बहुत से वर्कर और लेबर सोवियट्स यानी यूनियंस बनते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे बोल्शेविक जो है वो सोवियत स्टाइल यानी जैसे सोवियत रशिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाइल था, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था, बोल्शेविक पार्टी का जैसा सिस्टम था, दैट काइंड ऑफ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर वाज क्रिएटेड बाय दीज स्पार्टसिस्ट लीग लीडर्स। ओके, और इस सिचुएशन को, इस पूरे सिनेरियो को अपोज किया गया था बाय द सोशलिस्ट, बाय द डेमोक्रेट्स एंड बाय द कैथलिक्स। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कैथलिक्स, सोशलिस्ट और डेमोक्रेट्स ने इस सोवियत स्टाइल ऑफ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को अपोज किया था एंड हियर दे मीट इन वाइमर। ओके, मींस हम ये कह सकते हैं कि वाइमर रिपब्लिक में जो लीडर्स हैं उन सब ने मिलकर के मीट इन वाइमर, मतलब यहाँ पे सोवियट्स, डेमोक्रेट्स और कैथलिक्स ने मिलकर के इस स्पार्टन लीग की जो एक्टिविटीज हैं उनको क्रश करने की कोशिश की थी। ओके, कैसे? हियर दे ट्राई टू क्रश दिस विद Watten group। okay, so the Weimar Republic crushed the activities of Spartacists, yeah, we can say that Bolsheviks in Germany, okay, with the help of a Watten organization। अब आपके माइंड में होगा Watten क्या होता है? तो एक्चुअली जो बूढ़े सोल्जर्स थे, मतलब जो सोल्जर्स पहले जर्मन सेना में थे, जो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में लड़ करके आए थे, ऐसे जो वयोवृद्ध बूढ़े जो सोल्जर्स थे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वैटन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे वैटन ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से वाइमर रिपब्लिक ने इन सारी एक्टिविटीज को क्रश कर दिया। तो द एक्टिविटीज ऑफ द स्पार्टसिस्ट लीग were crushed by the Weimar Republic with the help of Watten organization। तो Watten का मतलब वयोवृद्ध होता है, मतलब जो बूढ़े हो चुके हैं। तो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, तो इनको पता है मतलब गन्स वगैरह का यूज कैसे होता है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट दे
crushed the activities of Spartacist League, ठीक है। और यहाँ इसके बाद सोशलिस्ट और स्पार्टसिस्ट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, यानी हम ये कह सकते हैं कि इन एक्टिविटीज के बाद सोशलिस्ट और स्पार्टसिस्ट जो है, स्पार्टसिस्ट अलग अलग तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, हर एक अपनी विचारधारा को, अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इन दिस वे दे वर नॉट एबल टू कन्फ्रंट द एक्टिविटीज ऑफ हिटलर, यानी हिटलर को अपोज करने के लिए वो कभी एक जगह नहीं आ पाए, ठीक है। तो यहाँ इस स्पार्टसिस्ट ने रिप्रेशन एक्टिविटीज के बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी का फॉर्मेशन किया था। So as the Communist Party formed in Russia, in the same manner, Communist Party of Germany was formed in Germany by the Spartacists. यानी यहाँ पे जो बोल्शेविक्स थे जर्मनी में, जिनको पहले स्पार्टसिस्ट लीग के नाम से हम रेफर कर रहे थे, उन्होंने आगे चलकर सेपरेशन एक्टिविटीज के बाद अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया था। मींस दे फॉर्म्ड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, ओके। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिस्ट थे और सोशलिस्ट थे वो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहे थे, और काफी हद तक उनके वे ऑफ वर्किंग जो है उसमें भी डिफरेंस है। दैट इज व्हाई दे वर नॉट एबल टू कन्फ्रंट हिटलर टुगेदर, यानी वो हिटलर को अपोज करने में कैपेबल नहीं थे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि उनकी थिंकिंग जो है ना वो यहाँ पे आकर के अलग हो गई थी, डिफरेंट हो गई थी। किस वजह से? क्योंकि सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स ने मिलकर के जो कम्युनिस्ट थे उनको क्रश करने की, उनको डिमोलिश करने की, उनको खत्म करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो ये तो हुआ पॉलिटिकल रेडिकलिज्म वाला, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक क्राइसिस। सो व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक क्राइसिस? इकोनॉमिक क्राइसिस से यहाँ पे आपको क्या समझना है? ओके, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो गाइस इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर एक कॉमन वर्ड जो आजकल आप बहुत सुनते हैं, बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक मंदी एक ऐसा वर्ड है जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। मतलब जनरली इस वर्ड को हम लोग यूज करते हैं, हम लोग इस वर्ड के बारे में सुनते हैं। तो आपको यहाँ पे जानना है व्हाट डू वी मीन बाय दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। सो इकोनॉमिक क्राइसिस मींस द सिचुएशन वेयर the inflation is on the highest level and because of that the value of currency is on the lowest level। यानी ऐसी सिचुएशन जहां पे एक कंट्री में इकोनॉमिक प्रोडक्शन बैडली अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहां पे एवरेज प्राइस लेवल ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। मतलब कि एवरेज में बहुत से प्रोडक्ट की प्राइसेस एक साथ बढ़ जाती हैं और इन प्राइसेस के बढ़ने की वजह से करेंसी की जो वैल्यू है वो काफी हद तक डिक्रीज हो जाती है। तो यानी करेंसी की वैल्यू प्राइसेस बढ़ने की वजह से डिक्रीज होती है, दैट इज इन्फ्लेशन, ओके। और इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो जनरली इस इन्फ्लेशन की वजह से क्रिएट होता है। इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब जब एक इकोनॉमी में क्राइसिस यानी एक अर्थव्यवस्था जो है ना उसमें डाउनफॉल शुरू हो जाए, एक अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट कम हो और विड्रॉल ज्यादा हो, तो धीरे धीरे वो इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन ही क्रिएट होती है, आर्थिक मंदी हम जिसको कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि करेंसी की वैल्यू नहीं बचती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, उसकी बजाय विड्रॉल ज्यादा हो जाता है। लोग किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कम करते हैं, वहां से पैसा निकालते जाते हैं। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज जनरली रेफर्ड एज इकोनॉमिक क्राइसिस। द सेम सिचुएशन टुक प्लेस इन Germany and then in the whole world। कैसे? Actually, Germany was forced to pay the amount of reparation। Okay, reparation का मतलब आप समझ गए होंगे, war reparation, हर्जाना। तो जर्मनी को हर्जाना देना था in the form of gold। Okay, Germany was forced to pay the reparation in the form of gold, and because of that the gold resources or gold sources of Germany were continuously declining at the time of
लैक ऑफ रिसोर्सेज, ओवरऑल लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो रिपरेशन, जो वॉर रिमेंडेशन अमाउंट जर्मनी को पे करनी थी वो इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड पे करनी थी, और इसकी वजह से जर्मनी के जो सोर्सेज हैं वो ऐसे टाइम में डिप्लेट हो रहे थे, कम हो रहे थे, जब बाकी सारे सोर्सेज की भी कमी थी। मतलब जर्मनी के गोल्ड सोर्सेज भी कम हो गए थे along with the other resources, यानी जैसे अदर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हुआ वॉर की वजह से, अदर कंट्रीज के ऑक्यूपेशन की वजह से, इस रिपरेशन अमाउंट को पे करने के चक्कर में जर्मनी के गोल्ड रिसोर्सेज भी खत्म होने की कगार पे पहुंच गए थे। बिकॉज ऑफ दैट जर्मनी वाज इन अ सिचुएशन ऑफ डीप इकोनॉमिक क्राइसिस। सो फाइनली इन 1923 Germany refused to pay the war remuneration. ओके, तो जर्मनी ने जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि जर्मनी के गोल्ड रिसोर्सेज खत्म होने की कगार पे पहुंच गए, जिसकी वजह से जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई हियर, जर्मनी ट्राइड टू कन्फ्रंट दिस सिचुएशन एंड टू कन्फ्रंट इट जर्मनी और द जर्मन गवर्नमेंट refused to pay the repression amount. Okay, sorry, the repression amount. तो जर्मन गवर्नमेंट ने रिप्रेशन अमाउंट या वॉर रिपेरेशन अमाउंट को पे करने से मना कर दिया। अब यहाँ पे ये अमाउंट पे की जा रही थी फ्रांस को, तो फ्रांस ने जर्मनी के इंडस्ट्रियल रीजन्स को, and along with that France also occupied the रूर रीजन ऑफ इंडिया। बाय द वे आपको बता दूं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है रूर रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोल, यानी बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल प्रोडक्शन के लिए जर्मनी का रूर रीजन फेमस है। ओके, एंड एज जर्मनी refused to pay the war remuneration, the gold which was decided to pay by the allied nations at the time of Versailles Peace Treaty. So France occupied the industrial areas of Germany. France ने जर्मनी के इंडस्ट्रियल एरियाज को ऑक्यूपाई कर लिया और फ्रांस ने इस रिम्यूनरेशन अमाउंट को क्लेम करने के लिए जर्मनी के रूर कोल माइंस को ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब सिंपल सी बात है कि जर्मनी का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो काफी हद तक ब्लॉक हो गया बिकॉज ऑफ द क्लेम ऑफ कोल माइंस बाय फ्रांस। रूर कोल माइंस जर्मनी के इंडस्ट्रियल सेक्टर का मेन बेस था। सिंपल सी बात है कि कोल को जनरली यूज किया जाता है आयरन स्टील इंडस्ट्री में, स्टील और आयरन को मेल्ट करने के लिए, स्टील बनाने के लिए, तो आयरन को मेल्ट करने के लिए कोल यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कोल यूज होता है। तो यहाँ पे इस कोल प्रोडक्शन रीजन को, कोल माइंस को ऑक्यूपाई कर लिया फ्रांस ने, तो जर्मनी के लिए कोल की समस्या खड़ी हो गई। तो जैसे कोल प्रोडक्शन की कमी आई उसी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, सारी चीजें एक साथ अफेक्ट होती हैं, and in this way industrial production of Germany was badly affected. Now to confront this situation Germany decided to print more currency, यानी यहाँ पे जर्मनी ने ज्यादा पेपर करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दिया। ओके, जर्मनी decided to print more paper currency और इसकी वजह से हुआ क्या, the value of the German currency जो कौन सी थी, mark। Okay, mark was the name of the German currency. So here because of the ruthless printing of paper currency यानी बहुत ज्यादा पैसा छापने की वजह से जर्मनी में मार्क जो जर्मन करेंसी है उसकी वैल्यू डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रिकॉर्ड्स in April 1923 the value of German mark was 24,000 US डॉलर, यानी पहले 24,000 US डॉलर थी जो जुलाई में डिक्लाइन होकर
65,000 US डॉलर पहुंच गई। Sorry, not 3,65,000, 3,53,000. Okay, the value of German currency in July declined till 3,53,000 US डॉलर। ओके, यानी जैसे ज्यादा पेपर करेंसी प्रिंट करना शुरू किया, जर्मन करेंसी मार्क की वैल्यू डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। ओके, in April it was nearby 24,000 US dollar, and as the ruthless production or printing of paper currency started, the value started to decline, and here in July 1923 the value of German currency mark was equal to 3,53,000 US डॉलर। मतलब एक US डॉलर पे करने पर 3,53,000 जर्मन करेंसी आपको मिल सकती थी। यानी जुलाई में जब आप एक US डॉलर पे करते यानी अमेरिका का 1 रुपया देते तो आपको जर्मनी के 24,000 रुपए मिल जाते। वैसे जर्मनी और अमेरिकन करेंसी रुपया नहीं है, बस फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू दैट। ओके, तो यहाँ पे 1 US डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 marks, okay, and then in July it was equal to 3,53,000। मतलब 1 US डॉलर पे करें आपको 3,53,000 जर्मन मार्क्स यानी 3,53,000 जर्मन रुपए मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये सिचुएशन आगे भी कंटिन्यू करती है, एंड इन अगस्त, ओके, इन अगस्त it was near 46,21,000। ओके, 46,21,000। मतलब ये आगे चलकर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया, तो जुलाई में 3,53,000 था, ये आगे चलकर 46,21,000 मार्क्स तक पहुंच गया था। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पे जर्मनी ने उस तरीके को नहीं छोड़ा जो उसने अडॉप्ट किया था। मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ जर्मनी ने वही तरीका आगे भी कंटिन्यू रखा, और सिचुएशन ये हो गई कि दिसंबर में, इन दिसंबर 1 US डॉलर was equal to 9,88,60,000 जर्मन मार्क्स। ओके, तो ये कुछ इस हिसाब से हो गया कि आप यहां पे यदि 1 US डॉलर पे करते हैं तो आपको 9,88,60,000 जर्मन मार्क्स मिल सकते थे। ओके, सिंपल से वे में आप ये समझ सकते हो, द वैल्यू ऑफ जर्मन करेंसी वाज कंटिन्यूअसली डिक्लाइन। ओके, और यहाँ पे दिसंबर तक सिचुएशन ये हो गई कि आप 1 डॉलर को जब जर्मन मार्क से कंपेयर करते हो, दैट इट वाज इन करोड़, सिर्फ लाख में नहीं, करोड़ों में। मींस 1 डॉलर वाज इक्वल टू 9,88,60,000, लगभग 1 अरब। इज दैट क्लियर? ओके, सो फाइनली द जर्मन इकोनॉमी collapsed. Okay, the German currency and the German economy collapsed as per the influence of this economic crisis। इस economic crisis की वजह से जर्मन करेंसी धीरे धीरे डिक्लाइन होती है और जर्मन इकोनॉमी पूरी तरह से collapsed हो जाती है। Means we can say that the German economy was in miserable situation। ओके, सिंपल से वे में हम ये समझ सकते हैं कि उस टाइम तक जर्मन इकोनॉमी दयनीय स्थिति में पहुंच गई थी। आप इसमें यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जर्मनी में रुपए की वैल्यू, वहाँ की जो करेंसी है मार्क, उसकी वैल्यू डिक्लाइन हुई। यानी आप ये कह सकते हैं, इट वाज वेरी कॉमन टू सी इन जर्मनी टू कैरी अ कार्ट ऑफ नोट्स टू बाय अ पैकेट ऑफ ब्रेड। यानी आप ये कह सकते हो कि जर्मनी में ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए एक
गाड़ी भर के नोट ले जाने पड़ते थे, जर्मन करेंसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा डिक्रीज हो गई थी। इज दैट क्लियर? ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है द ईयर ऑफ डिप्रेशन। ओके, यानी ये तो सिर्फ जर्मनी की बात है, इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी। ओके, ये वर्ल्ड वाइड भी होता है टिल 1930। ओके, so here the next point is the year of depression. Okay, the years of depression. तो भाई जर्मनी की हालत खस्ता है, ठीक है। तो फाइनली इन आफ्टर 1924 in this miserable situation अमेरिका डिसाइडेड टू हेल्प जर्मनी, यानी यहाँ पे अमेरिका ने जर्मनी की हेल्प करना डिसाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे जर्मन करेंसी डिक्लाइन हो रही है, तो जर्मन करेंसी डिक्लाइन होने की उस वजह से किसी न किसी को तो इसकी हेल्प करना जरूरी है। तो 1924 के बाद अमेरिका ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। ओके, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट इन जर्मनी। ओके, मींस टू हेल्प जर्मनी अमेरिका decided to help Germany by investing it, and in this way the amount of war remuneration was also declared. मतलब सिंपल सी बात है कि अमेरिका ने डिसाइड किया कि जर्मनी की हेल्प की जाए इस मिजरेबल सिचुएशन में। सिंपल सी बात ये है, अमेरिका को यहाँ पे कोई दया नहीं आई थी। एक्चुअल में अमेरिका के माइंड में ये था कि जैसे जैसे जर्मन इकोनॉमी डिक्लाइन होगी, इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट होगी, वैसे वैसे वाइमर रिपब्लिक की जो पकड़ है वो एडमिनिस्ट्रेशन में कमज़ोर होगी, और इस पकड़ की इस जो क्लच है उसकी कमजोरी जो है वो बोल्शेविक्स को एक ऑप्शन देगी कि वो अपनी पावर को वहाँ पे स्प्रेड कर सके। सिंपल सी बात है कि वो जर्मनी को एक सोशलिस्ट स्टेट बनने से रोकना चाहते, एक समाजवादी गणराज्य बनने से रोकना चाहते थे, समाजवादी राज्य बनने से रोकना चाहते, जैसे कि रशिया बना था। सो बिकॉज ऑफ दैट दे डिसाइडेड टू मेक इन्वेस्टमेंट, और इन्होंने जर्मनी की जो वॉर रिमनरेशन अमाउंट है, रिपरेशन जो अमाउंट है उसको भी कम कर दिया, और अमेरिका ने जर्मन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन इन आफ्टर 1928, मतलब from 1924 to 1928 America made investment, and in this way the German economy started to recover with the help of America. Okay, but in after 1928 a very surprising incident took place which led the economic crisis for the world, and that was the fall of Wall of Street Exchange। अब आपके माइंड में आएगा वॉल ऑफ स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? एक्चुअली वॉल ऑफ स्ट्रीट जैसे अपने यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, तो वैसे ही वॉल ऑफ स्ट्रीट एक्सचेंज इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड, और ये स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है। अमेरिका की न्यूयॉर्क में सिचुएटेड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड, वॉल ऑफ स्ट्रीट एक्सचेंज, एंड दिस फॉल ऑफ